मैं वॉइस ट्रेनिंग शुरुआत करी थी, 2 ही साल हुए थे, और मुकेश जी ने ऑफिस में बुलाया, बोले मेरी फिल्म मैं बना रहा हूँ और इसके वॉइस ओवर पे चलेगी संजना। संजना उसमें डेब्यू कर रही थी एज एज अ लीड। उससे पहले वो काम कर चुकी थी रॉकस्टार वगैरह में। तो बोले इनको वॉइस पे थोड़ा वॉइस ओवर्स में ट्रेन कर दो। और वहाँ उन्होंने पूछा अरे तुम थिएटर करते हो? मैंने कहा हाँ, ऐसे ही मैं शौकिया करता हूँ, आवाज़ भी उससे अच्छी रहती है। तो बोले कभी आए नहीं ऑडिशन देने? ज़रूरत नहीं लगी, दोगे? मैंने कहा हाँ। वो ऑडिशन था फैमिली मैन का। और अगले ही दिन राज डी के यहाँ से फ़ोन आ गया, ओके। और तीसरे दिन मैं उनके सेट पे था, उनसे मिल रहा था राज डी के से। तो एक्सीडेंटली ही ये शुरुआत हुई। तो और मुकेश चावड़ा जी कैटलिस्ट थे उसके। और फिर 2-3 साल जब बीत गए और उसके बाद लगने लगा एक ही तरह का किरदार, तो उन्होंने फिर से बुलाया एक किरदार करने के लिए जो कि बहुत छोटा था बट इतना कमाल का था। और बहुत कम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली वो देखा। वो शो का नाम था रंगीन, जो अमेजॉन प्राइम पे आया। ओके। विनीत भाई थे उसमें, विनीत सिंह। तो छावा से पहले मैं विनीत भाई के साथ रंगीन में काम कर चुका था, और उसमें वो किरदार था एक गुंडे का। और गुंडा भी कैसा, एक गुंडे का साइड किक, मेन गुंडा भी नहीं, जिसको कि मेन गुंडा बना के पेश करता है सबके सामने। ओके। और जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तो फिर से तो मतलब वो ग्राफ कुछ इस तरह का था कि अब तो मारेंगे टा। वो जैसे ही सर भैया हम सोच रहे थे कि नहीं, हम सोचे ऐसा हो गया तो इसलिए। तो वो एक बढ़िया रेंज प्ले करने को मिली। वो भी मौका मुकेश जी ने ही दिया कि कुछ अलग सोचा है, फौजी से, जज से, वकील से कुछ अलग सोचा। तो वो एक मौका मिला कुछ अलग करने का, तो एक और जिज्ञासा जगी कि जब वो किया और अच्छा लगा, डायरेक्टर को अच्छा लगा, तो समझ में आया कि नहीं ठीक है, करा जा सकता है। बट सर जैसे कि आप जब पहला ही मौका था आपका, वो आप वॉइस में तो आप महारत हासिल है आपको, बट एक्टिंग में जब कहा एक्सीडेंटली आपको और मनोज वाजपेयी के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, मेथड एक्टर, इतने टैलेंटेड एक्टर, नर्वसनेस नहीं थे, हाथ पाँव नहीं कांपे थे कि यार कैसे होगा? क्या थिएटर आप कर रहे थे बट वो कैमरे के सामने इतने बड़े नाम के साथ? इतना इतना नर्वसनेस थी, मैं रात भर नहीं सो पाया था। नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरा पहला ही शॉट था उनके साथ भाई। पहले शॉट में 3 लोग थे फ्रेम में, विजय विक्रम सिंह, शारिब हाशमी और मनोज वाजपेयी। कमाल के दोनों। दो दो कमाल के अभिनेता, एक एकदम नौसिखिया। तो नौसिखिया को लगेगा ही लगेगा। तो लेकिन वो अगेन जो बड़े अभिनेता होते हैं उनको पता होता है कि सेट पे माहौल क्या है। शायद वो को एक्टर को देख के समझ जाते हैं। तो मनोज जी समझ गए थे थोड़ा नर्वस है, तो आके उन्होंने इतनी बातचीत करी, इतनी बातचीत, कंफर्टेबल करा दिया एकदम। उसके बाद तो ऐसे हो गया जैसे नॉर्मल बातचीत में ही शॉट भी निकल गया। तो नर्वसनेस बहुत थी। लेकिन अगेन वो सीनियर एक्टर्स जो भी हैं, उसके बाद मैंने स्पेशल ऑप्स किया, उसमें भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि मेनन साहब ने निकाला मुझे उसमें से। तो जो जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको ये पता है कि को एक्टर क्या फील कर रहा है और उसको कैसे अच्छा फील कराना है। तो पूरा श्रेय जाता है मनोज जी को। उस दिन उन्होंने पूरी तरह से मुझे बहुत रिलैक्स किया और मैं बड़े आराम से शॉट दे पाया। लेकिन उसी दरमियान ये समझ में आ गया कि बिना ट्रेनिंग के इसको करना ठीक नहीं रहेगा। तो थैंकफुली उस चीज़ ने मुझे ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन था या किसी ने कहा आपको कि करते ये प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो? ये सेल्फ रियलाइजेशन था, क्योंकि उससे पहले थिएटर शुरू करने से पहले बैरी जॉन साहब के साथ मैं वर्कशॉप कर चुका था। पर जब तक आप उस विधा में घुसते नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता है कि वो जो बता रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है हाँ एज ए थ्योरी हमने पढ़ लिया, इसको एज ए थ्योरी समझ लिया, अब हम कर सकते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, वो तो जो आपने समझा वो खाली एक कटोरी था, एक कटोरी पानी था, और सामने एक पूरा सागर है उसमें, जिसमें गोते लगाने हैं आपको। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये रियलाइजेशन हो गया और मैं अब सीखने के। सौरभ के पास पहुंचे? मैं नहीं, सबसे पहले मैं जेफ के पास गया, जेफ गोल्डबर्ग के पास 6 महीने था मैं। फिर कुछ हुआ, फिर सौरभ से बात हुई, सौरभ ने कहा आ जाओ, फिर सौरभ के पास। तो सौरभ मैंने 3 लेवल वर्कशॉप्स उनके साथ अलग अलग करी। फिर जब भी फंसता हूँ, अनदेखी 3 में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना था, फिर 2.5-3 घंटे उन्होंने बैठा के सब सारा कैरेक्टराइजेशन कर दिया मेरे लिए। तो जब भी अटकते हैं हम, अभी हमको 2 महीने पहले ही करनी थी एक वर्कशॉप उनके साथ, वो हर 6 महीने पे स्टैब्लिश एक्टर्स के लिए कराते रहते हैं। तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरे कुछ कमिटमेंट आ गए। तो अब फिर से जनवरी में, तो टाइम टू टाइम
जाते रहते हैं उनके पास। ओके सर, जब ये ड्यूरेशन आप कर रहे थे शूट फैमिली मैन सारी जब कर रहे थे, तो उस दौरान ऐसा कौन सा सीन था या कौन सा ऐसा दृश्य था जहां आपको लगा इस यहाँ पे मेरा वो जो थिएटर वाला एक्टर है वो निकल कर नहीं आ रहा यार, यहाँ पे ज़रूरी है ट्रेनिंग, यहाँ पे ज़रूरी बन जाती है? कौन सा वो पॉइंट था ऐसा कि वहाँ पे अपने आप को निखारने के लिए एक मुश्किल कौन सी आई आपको? अगर पर्टिकुलर कोई सीन हो या वो दृश्य हो, हंसी का हो, कॉम या फिर कोई नर्वस हो, वैसी वो क्या था? देखिए, फैमिली मैन के इस पूरे प्रोसेस ने ही मुझे, तो कोई एक जगह नहीं थी, हर दिन ये एहसास हो रहा था। पर अगर कोई एक आप इंस्टेंस पूछेंगे तो वो हुआ एक्चुअली 2021 में। अच्छा। जब हम स्पेशल ऑप्स शूट कर रहे थे, जब तक हम मेथड में कर चुके थे, माइजनर में सौरभ के साथ कर चुके थे, और वो सीन था मेरे सुसाइड का सीन, और उससे पहले का एक सीन था, तो बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड सीन था। मैंने अपने गुरुओं के, जो मेरे 2 टीचर्स थे, उनके साथ उस सीन की प्रेप भी करी कि इनर लाइफ क्या होगी और किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए। पर जब उस सीन को परफॉर्म करने गया तो समझ में आया लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन द जॉब। ये समझ में आया कि इस चीज़ को जब आप बार बार करेंगे तब उसको जज्ब करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। कर लिया मैंने, इवेंचुअली हो गया वो सीन, पर उस चीज़ ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि जितना करेंगे उतना कम है। ये किसी भी पॉइंट पे नहीं सोचना है कि चलो अब हम सीख लिए हैं, अब हमको खाली इम्प्लीमेंट करना है। सीखते रहना है, स्टूडेंट बने रहना है अभिनय का। खैर ये तो जीवन में हर चीज़ में लागू होता है, लेकिन अभिनय में ख़ास तौर पर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ ना कुछ हमेशा सीख रहे हैं, और जितना सीखते जाएंगे वो कुछ दे के ही जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। सर, जब आप बिग बॉस जैसा शो, आप जिससे पहचान आती है और उसके बाद आपको वर्क में देखा जाता है, एक्टिंग में, तो लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि ठीक है, इनका एक नाम है और अभिनय इन्हें आसानी से परोसा गया, जैसा आपने बताया कि एक्सीडेंटली चीज़ें भी, लेकिन आपके उस टैलेंट और उस एक्टिंग के जो आप जो बता रहे हो, जो मेहनत है, जो आप प्रोसेस कर रहे हो, जो आपने हमें समझाया, उससे समझ में आता है कि एक आर्टिस्ट अपने ऊपर कितना पीछे से वो। मुझे ये बताइए कि ये रियलाइजेशन कैसे हुआ, कि क्योंकि आपका यहाँ पे अच्छा चल रहा था सारी चीज़ें, फिर ये रियलाइजेशन कि अपने आप को और इम्प्रूव किया जाए दूसरे फील्ड में, यस नया कुछ है, वो रियलाइजेशन कैसे आया कि नहीं यहाँ भी चलते हैं और आप माशाल्लाह बेहतरीन कर रहे हैं? अगेन कोई, मैं एक पॉइंट अगर बोलूँ आपसे तो ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है। आई थिंक ये जो मेरी एजुकेशन है वो काफ़ी हद तक इसमें काम आती है। मैंने MBA किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस में, मैंने 6 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है। तो मैनेजमेंट एजुकेशन में एक चीज़ जो आप हमेशा सीखते हो वो है डायनामिज्म, विच मीन्स एक्सप्लोरिंग। उसमें बिजनेस के लिहाज से सिखाते हैं कि नई टेरिटरीज को एक्सप्लोर करते रहना है, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, उसकी नई नई चीज़ें आपको करते रहनी चाहिए। जब हम क्रिएटिव फील्ड में आए तो हमें ये समझ में आया कि जो हमने बिजनेस मैनेजमेंट में चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, वो सब कुछ यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, होनी चाहिए, हम करते नहीं हैं। आर्टिस्ट कई बार ऐसा सोचते हैं कि आर्ट एंड कॉमर्स आर सेपरेट। मेरा शुरू से ही मानना था कि दोनों साथ में चलते हैं और साथ में ही चलने चाहिए। नॉलेज तो होनी चाहिए, और धंधा और क्रिएटिविटी का संगम होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं हो सकता है कोई मुझसे इत्तेफाक ना रखे मेरी इस बात से, पर मैं अपने को प्रोडक्ट मानता हूँ। सो इफ आई एम अ प्रोडक्ट हु इज ट्राइंग टू सेल हिमसेल्फ इन द मार्केट, यू हैव टू हैव अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। और वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो आज यूनिक है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद वो यूनिक नहीं रहेगी। तो आपको नए नए आयाम अपने अंदर जोड़ते रहने पड़ेंगे। ये चीज़ बहुत अंदर तक घर की हुई है, तो मुझे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। अच्छा मैं अब क्या करूं, ऑटोमेटिकली कुछ समय काम करने के बाद ये ख्याल आने लगता है ये तो ठीक है, इससे जुड़ा हुआ क्या और क्या, इसका एक्सपेंशन क्या, इसका नेचुरल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, इसको हम और किन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। ये उसी की परिणति है कि मुझे समझ में आया कि मैं वॉइस में काम करता हूँ, मुझे वॉइस के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, ना केवल स्क्रिप्टेड बट अनस्क्रिप्टेड चीज़ें मैं बोल लेता हूँ, विच मीन्स आई एम अ डिसेंट कम्युनिकेटर।
फिर समझ में आया कि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। तो क्यों ना जिस तरह से मैंने सुधारी अपनी, वही चीज़ें मैं लोगों को बताना शुरू करूं, लोगों तक पहुंचाना शुरू करूं। तो उसने एक नया लाइन ऑफ वर्क, एक नया वर्टिकल खोल दिया मेरे लिए, ट्रेनिंग। एक्टिंग एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन एक्टिंग करते हुए एहसास होना कि मैं एक्टिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं दिख जाऊं, 3 घंटे की फिल्म में 15 मिनट दिख जाऊं, लोगों को बताऊं कि नॉर्मल लोगों की सोच यही होती है कि हाँ, एक्टिंग में, हाँ बिल्कुल। शायद पहली बार जब किया होगा तो ये रहा होगा थॉट, पर जब वो किया तो अपने आप ही थॉट खत्म हो गया कि ये एक आर्ट है, ये एक चैलेंज है। इसको एक चैलेंज की तरह अप्रोच करें, इसको इतना अच्छा करें कि लोग ये कहना शुरू करें कि काम वॉइस एक्टिंग भी अच्छा, वॉइस एक्टर भी अच्छा है, पर एक्टर भी उससे उससे कमाल का है या उतना ही अच्छा है। ये ना हो कि वॉइस एक्टिंग कर लेता है इसलिए थोड़ा बहुत काम मिल जाता है। तो अभी प्रयास ये है कि अभिनय की जो विधा है उसको जितना अच्छे से सीख सकें और जितने अलग अलग किरदार प्ले कर सकें। तो जो आपका सवाल था ना कि क्यों ये, तो आई थिंक इसके पीछे मल्टीपल कारण हैं। एजुकेशन एक है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई जो करी वो एक कारण है। दूसरा कारण है जो लोअर मिडिल क्लास जो हमारा बैकग्राउंड है, जहाँ पे हमने देखा है कि एहसास कमतरी क्या होता है या डिप्रिवेशन में जीना क्या होता है। तो एक थॉट प्रोसेस हमेशा उस तरफ चलता है कि जो पैसा आ रहा है वो तो ठीक है, पर इसके अलावा क्या, इसको और कैसे बढ़ाया जा सके। तो आप फिर वर्टिकल्स ढूंढना शुरू करते हो कि जो काम आप कर रहे हो उसी से मिलता जुलता क्या और काम आप कर सकते हो। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास चीज़ें, एक्टिंग अपने आप हो गई। जो ट्रेनिंग वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये भी अपने आप हुआ। किसी ने बुलाया एक बार एक लेक्चर देने के लिए वॉइस पर, और वो बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छे से दिया उसको, बड़ी मेहनत करी। तो मुझे समझ में आया कि इसमें मज़ा आता है, तभी तो आप मेहनत करते हो। मैं स्टेज पे चढ़ के, मुझे कभी नहीं लगा उस समय कि यार जल्दी ख़त्म हो, मुझे बड़ा मज़ा आया।